हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियंस। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि आपके यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएटेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो बच्चे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये मनोविज्ञान का एमसीक्यू पेपर है, क्योंकि आपका जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा टोटल एमसीक्यू में होगा। तो ध्यान से देखिए, और भी जो कुछ आपको परेशानी हो पेपर देने में तो हमसे टेलीग्राम चैनल पर आप जाके पूछ सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपको उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो आपको डरने की बात नहीं है कि किस तरह से आपका पेपर होगा। तो आज हम बताएंगे आपको किस तरह से एमसीक्यू आते हैं। तो आपको चैप्टर वाइज चैप्टर और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वीडियो मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो याद रखिए, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, वही बच्चे देखेंगे जिनका मनोविज्ञान सब्जेक्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 में क्या दिया गया है? चैप्टर 1 में मापन चैप्टर है, मतलब मापन है सब, मतलब चैप्टर का नाम क्या है? मापन, यानी कि चैप्टर 1 का नाम क्या है? मापन। तो चलिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें पहले क्वेश्चन में हमारे क्या पूछ रखा है कि अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है। तो अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाषा की अभिव्यक्ति एवं रचना का मापन करते हैं। कौन करते हैं? निदानात्मक परीक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रमाणिक परीक्षण बनाते हैं। किससे बनाते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षा को हम प्रमाणिक परीक्षण बनाते हैं। और क्या दिया? उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है, मतलब जो उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है वो क्या होती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा। और निबंधात्मक परीक्षा, ये दोनों क्या हैं? उद्देश्य केंद्रित परीक्षा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया है कि मेरे कमरे की लंबाई 63 है, जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई मेरे कमरे की लंबाई 6.3 है, जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 12.6 से ज़्यादा है। तो उपरोक्त कथन किस स्तर का मापन है? अनुपातिक स्तर का मापन है, यानी कि ये अनुपात का क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। और क्या दिया है कि रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? क्रमिक, ठीक है, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? क्रमिक स्तर पर किया जाता है, यानी क्रम वाइज क्रम। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या दिया है? असहभागी, क्या दिया है? असहभागी परीक्षण की विशेषता क्या है इनमें से, चारों में से? ठीक है, तो इसमें परीक्षणकर्ता बाहर से स्थिति का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्या हमारा कि इस परीक्षण से उपलब्ध सामग्री सीमित होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है गाइस? हमारा दिया है परीक्षण तथा मापन के बीच मुख्य अंतर क्या होते हैं। तो पहला आंसर क्या है? मापन में निरपेक्ष शून्य मान होता है किंतु परीक्षण में नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। तो गाइस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। यही मतलब आपकी कॉलेज का जिस समय से एग्ज़ाम शुरू होगा, यानी कि जून में आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, तो एग्ज़ाम से पहले हमारे सारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ज्यामितिक अवसंतांक का माप का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संवेदना की निम्न सीमा का प्रयत्न सर्वप्रथम किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया। ठीक है, संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तर्कयुक्त समानता विधि का दूसरा नाम क्या है? तर्कयुक्त समानता विधि का दूसरा नाम क्या है? कूडर रिचर्डसन क्या दिया है? तर्कयुक्त समानता विधि का दूसरा नाम क्या है हमारा? कूडर रिचर्डसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है? क्रोनबेक ने कितनी प्रकार की वैधता का वर्णन किया है? 4 प्रकार की वैधता का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के कैसे हमारा दिया है? किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध उसकी वैधता, यह कथन किसका है? गुलिकसन का है। किसका है? गुलिकसन का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे भर दिया है, एक परीक्षण को विश्वसनीय कहा जाता है यदि विद्यार्थी समानांतर प्रारूप अंक प्राप्त करता है। क्या कहा जाता है, समान अंक प्राप्त करता है तो उसे हम विश्वसनीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मापन में अंक होते हैं क्या, जो मापन में अंक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, परिमाणात्मक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, परिमाणात्मक अंक होते हैं मापन में। मापन में ग्रेड होते हैं गुणात्मक टाइप के, यानी कि गुणात्मक प्रकार के ग्रेड होते हैं। मापन में ग्रेड गुणात्मक प्रकार के होते हैं, यानी कि गुणा। ठीक है, और क्या दिया गया है कि पाठ्य वस्तु वैधता को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, पाठ्य वस्तु वैधता को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, न्यायदर्श वैधता के नाम से जाना जाता है। क्या, न्यायदर्श वैधता के नाम से जाना जाता है। और क्या दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब एक परीक्षण को 2 बार प्रशासनिक कर फलांतों की स्थिरता के द्वारा विश्वसनीय की जांच की जाती है तो उसे हम विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, परीक्षण पुनरीक्षण कहते हैं। और निम्नलिखित किस मापनी विधि में एक विमिता बल पर बल डाला जाता है, गेटमैन मापनी पर बल डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सामाजिक दूरी को आधार मानकर मनोवृत्ति मापने का प्रयास किसके द्वारा किया गया है, बोगार्ड्स के द्वारा सामाजिक दूरी को आधार मानकर मनोवृत्ति मापने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा कि अगर आप से एक पाकिस्तानी व्यक्ति के प्रति मनोवृत्ति का मापन करने के लिए कहा जाए, ठीक है, पाकिस्तानी के लिए, तो आप निम्नलिखित माप नियमों में किस मापनी द्वारा यह कार्य करना पसंद करेंगे, बोगार्ड्स मापनी द्वारा यह कार्य करना पसंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनोवृत्ति मापनी के निर्माण के लिए लिकट ने एक विशेष मापनी तैयार की जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समदृष्टि अंतराल विधि कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। और क्या दिया है, थॉम्सन द्वारा प्रतिपादित समदृष्टि अंतराल विधि में निर्णायकों के प्रत्येक एकांशों को क्या कहते हैं, एकांश को इजारा बिंदु श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में छांटना होता है। इजारा बिंदु की श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी को छांटना होता है। और क्या दिया, थॉम्सन विधि में कुछ पूर्व कल्पनाएं की जाती हैं, निम्नलिखित में से किसे आप इस विधि की सबसे प्रमुख पूर्व कल्पना कहेंगे, विभिन्न अंतरालों की मनोवैज्ञानिक दूरी समान होती है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। तो गाइस इतना बड़ा क्वेश्चन जो दिया है 25 नंबर क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। यदि आते हैं तो आप क्या लगाएंगे 300। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि आते हैं तो आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है कि समदृष्टि अंतराल विधि द्वारा तैयार मापनी में कथनों की संख्या सामान्यतः होती है, क्या होती है, 20 से 22 होती है। और लिकट विधि में यदि कोई प्रतिकूल एकांश और उसकी अनुक्रिया श्रेणी पूर्णतः असहमत, ठीक है, तटस्थ सहमत एवं पूर्ण सहमत के रूप में लिखी गई है तो उसे क्रमशः प्राप्तांक दिया जाएगा। मतलब किस प्रकार का प्राप्तांक यानी नंबर दिया जाएगा, 5, 4, 3, 2 एवं 1 इसके द्वारा दिया जाएगा। लिकट विधि में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28, लिकट विधि में एकांशों के अंतिम चयन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे कहा जाता है, क्या, एकांश विश्लेषण कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिकट विधि का सबसे प्रमुख दोष निम्नलिखित में से कौन है, लिकट विधि में तटस्थ बिंदु पर आने वाले प्राप्तांकों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसको ध्यान में रखिएगा। अनुक्रमिक अंतराल विधि का प्रतिपादन किसने किया था, थॉम्सन ने किया था। तो गाइस यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के आपके जो यूजी पीजी एग्ज़ाम से रिलेटेड और मतलब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से भी रिलेटेड नोटिफिकेशन यानी कि वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और क्या दिया गया हमारा कि मनोवृत्ति मापनी को मापने के लिए लिकट ने एक विशेष प्रविधि का प्रतिपादन किया जिसे कहा जाता है, क्या, संकलित रेटिंग की विधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, संकलित रेटिंग की विधि क्या दिया है, संकलित रेटिंग की विधि मनोवृत्ति कथनों को समानतः कितनी श्रेणियों में छांटा जाता है, 5 श्रेणी में छांटा जाता है, ठीक है, 5 श्रेणी में छांटा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं।
थर्स्टन मापनी में असंगतता का प्रमुख यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है? कथनों की आंतरिक संगति का पता लगाना होता है। कथनों की आंतरिक संगति का पता लगाना होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और क्या दिया है? इसेंटियल ऑफ इकोलॉजिकल टेस्टिंग पुस्तक किसने लिखी थी? क्रानबैक ने लिखी थी। क्या? इसेंटियल ऑफ इकोलॉजिकल टेस्टिंग पुस्तक किसने लिखी थी? क्रानबैक ने लिखी थी। चलिए देखते हैं। किस मापन की गणना सबसे आसान है? ठीक है, किस मापन की गणना सबसे आसान है? नामित स्तर की यानी कि नामित स्तर मापन की गणना क्या है? सबसे स्थान है, मतलब आसान है, इजी है, सरल है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आगे क्वेश्चन हमारे क्या दिया गया? दिया है कि दिया है कि गिलफोर्ड के त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत में नहीं है। क्या है? शब्द प्रवाह। जो गिलफोर्ड हैं उनके त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत में शब्द प्रवाह नहीं है। आंतरिक कसौटी पर आधारित वैधता है। क्या है? रूप वैधता, संक्रिया वैधता, कारक वैधता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है कि मापन के किस स्तर में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? अंतराल बिंदु, अंतराल होता है। क्या? मापन के अंतराल स्तर में वास्तविक शून्य बिंदु होता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? कारक विश्लेषण विधि ये क्या है? संबंधित नहीं है। मापन का प्रथम एवं न्यूनतम स्तर कौन सा होता है? क्रमिक स्तर। ये मापन का सबसे प्रथम एवं निम्नतम स्तर होता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 2 में हमारे क्वेश्चन क्या दिए हैं? मतलब चैप्टर का नाम क्या है? शोध प्रणाली, यानी कि प्रयोगात्मक सहसंबंध है। ठीक है, चैप्टर 2 के से रिलेटेड चलिए आइए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि आधारभूत शोध क्षमता दर्शाता है। क्या? नए सिद्धांतों की व्याख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह क्या दिया है? वह अध्ययन जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव को ढूंढने का प्रयत्न करता है वह जाना जाता है। क्या? ऐतिहासिक शोध के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? क्षेत्र अध्ययन के समय समस्या से संबंधित अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने हेतु नियमों का प्रयोग करने वाला शोध क्या है? प्रयोगात्मक शोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र कार्य आधारित क्या दिया है? क्षेत्र कार्य आधारित शोध को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्या? क्षेत्र कार्य आधारित शोध को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसमें? अनुभवजन्य रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वह शोध जिसमें अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों को खोजा जाता है वह कहलाता है ऐतिहासिक शोध कहलाता है। शोध क्या है? ठीक है, किसी समस्या की सत्यता की खोज हेतु वैज्ञानिक ढंग से कार्य करना क्या कहलाता है? शोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि शोध सदैव है, मतलब शोध सदैव क्या रहता है? पुराने ज्ञान का प्रमाण रहता है, नवीन ज्ञान का अन्वेषण रहता है, ज्ञान के मध्य रिक्त स्थान की पूर्ति होती है। यानी कि उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। एक अच्छा शोध होता है क्या है? प्रतिकृति योग्य होता है, तर्कपूर्ण होता है, व्यवस्थित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है क्रिया शोध क्या होती है? क्रिया शोध क्या होती है? किस प्रकार की होती है? व्यवहारिक शोध होती है। कि जो हमारी क्रिया शोध होती है वो व्यवहारिक होती है। आगे क्वेश्चन, शुद्ध ज्ञान के लिए किया गया शोध क्या कहलाता है? मूलभूत शोध कहलाता है। शुद्ध ज्ञान के लिए किया गया शोध मूलभूत शोध कहलाता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? शोध उस व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या दिया है? शोध उस व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जा सकता है जिसने शोध कार्य प्रणाली का अध्ययन किया हो। क्या है? जो शोध उस व्यक्ति द्वारा, जो शोध होती है उस व्यक्ति द्वारा अध्ययन किया जाता है जिसने कार्य प्रणाली का अध्ययन, यानी कि कार्य प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली का अध्ययन उसे भरपूर ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शोध का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों का नवीन निर्वचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकासात्मक शोध के किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? दार्शनिक शोध, क्रियात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध। ठीक है, विकासात्मक शोध को इन तीनों श्रेणी में विभक्त किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
हमारे आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक चिकित्सक दिमागी बुखार की 2 दवाइयों के सापेक्ष प्रभावकारिता का अध्ययन करता है। उस शोध को वर्गीकृत किया जाएगा, प्रयोगात्मक शोध में वर्गीकृत किया जाएगा। एक वर्ग के विशेषताओं को पहचानने के लिए किया गया शोध क्या कहलाता है? निदानात्मक शोध कहलाता है। यदि एक शोधकर्ता यह ज्ञात करने हेतु शोध करता है कि कौन सी प्रशासनात्मक शैली संस्थात्मक प्रभावोत्पादकता में अधिक योगदान करेगी, यह उदाहरण होगा, व्यवहारिक शोध का उदाहरण होगा। नियंत्रित समूह परिस्थिति प्रयुक्त होती क्या है? नियंत्रित समूह परिस्थिति प्रयुक्त होती है, प्रयोगात्मक शोध में होती है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा कि न्यूटन ने गति के 3 मूल नियम दिए हैं। यह शोध वर्गीकृत किया जाता है, आधारभूत शोध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि तत्काल उपयोग पर बल देने वाला शोध है। क्या है? क्रियात्मक शोध है। आधारभूत शोध के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, व्यवहारिक शोध में आधारभूत सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को जरूर से देखें। BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर पंचोन्मुखी शोध के आशय हैं। क्या है? पश्चोन्मुखी शोध के आशय हैं, शोध घटना के पश्चात संपन्न किया जाता है, यह जो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आश्रित चर के आधार पर स्वतंत्र चर की खोज की जाती है, पंचोन्मुखी शोध में की जाती है, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शोध का परिमाणात्मक एवं गुणात्मक शोध के रूप में वर्गीकरण का आधार है। क्या है? समक संग्रहण विधि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शोध की वस्तुनिष्ठता बढ़ाई जा सकती है, किसमें? उसकी निष्पक्षता द्वारा, उसकी विश्वसनीयता द्वारा, उसकी वैधता द्वारा, यानी कि सभी के द्वारा बढ़ाई जा सकती है शोध की वस्तुनिष्ठता। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आगे क्वेश्चन में दिया है कि शोध प्रक्रिया प्रारंभ में प्रथम चरण है समस्या। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है समस्या को चिन्हित करने हेतु सूचनाओं को सूत्रों की खोजना। आगे क्वेश्चन, एक प्रक्रिया के रूप में शोध के अर्थ का वर्णन करने में प्रासंगिक वाक्य नहीं है। क्या है? वस्तुनिष्ठ अवलोकन। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? वह अपनी रुचियों एवं यहाँ तक कि जन्मजात क्षमताओं की बहुमुखी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। एक शोधकर्ता के अनिवार्य गुण हैं, इनमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। शोध का वर्गीकृत किया जा सकता है उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और क्या दिया है? प्रयोगात्मक अध्ययन आधारित है, किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए चरों के फेरबदल पर आधारित है। प्रयोगात्मक अध्ययन चरों के फेरबदल पर आधारित है। वैज्ञानिक शोध की प्रमुख विशेषता क्या है? उपरोक्त में से सभी है, सैद्धांतिक, अनुभवजन्य, प्रयोगात्मक। समष्टि स्तरीय समस्याओं हेतु सबसे अनुप्रयोग है। क्या है? स्थिति अध्ययन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शोध का प्रथम चरण क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी समस्या का चिन्हित करना। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? शोध समस्या का चयन किया जाता है सामाजिक प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से। क्या? शोध का समस्या का चयन किया जाता है, किस लिए चयन किया जाता है? सामाजिक प्रासंगिकता के दृष्टिकोण के लिए चयन किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमारे आगे क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प आधुनिक समाज में शोध का प्रमुख कार्य करता है? कौन है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि चौथा, दूसरा एवं क्या है? पहला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहला, दूसरा और चौथा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक शोध समस्या केवल तभी व्यवहार साध्य होती है जब उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है? प्रयोगात्मक शोध में
आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। क्या है? अवलोकन, नियंत्रण, फेरबदल एवं प्रकृति, यानी कि संदर्भ क्या है? संदर्भ संग्रहण, ये हमारे प्रयोगात्मक शोध की आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। मनोविज्ञान में पहला प्रयोगशाला की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? विलियम बूट के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान के विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जा सकता है? किसे? प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, ये मनोविज्ञान के विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो यदि आपसे कोई मनोविज्ञान की परिभाषा पूछे तो आप इसी को बता सकते हैं, यानी कि प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को समानतः मनोवैज्ञानिकों के शैक्षिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है। किसको बाहर रखा गया है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, संज्ञात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका राइट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्षेत्र में मनोविज्ञानियों की संख्या सबसे अधिक है। नैदानिकी मनोविज्ञान में मनोविज्ञानियों की संख्या सबसे अधिक है। और क्या दिया गया है कि अंतःनिरीक्षण विधि में प्रयोज्य तथा अध्ययनकर्ता क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, अंतःनिरीक्षण विधि में प्रयोज्य तथा अध्ययनकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, यानी कि जो अंतःनिरीक्षण करेगा और प्रयोज्य करेगा तथा अध्ययनकर्ता, ठीक है, एक ही व्यक्ति होगा। निम्नलिखित में से अंतःनिरीक्षण विधि के दोष में शामिल नहीं किया जा सकता। किसे नहीं शामिल किया जा सकता है? अंतःनिरीक्षण विधि में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। ये एक बात को ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों? तो देखिए, जिस प्रेक्षण में प्रेक्षक व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन दूर से ही अर्थात उनके कार्यों में बिना हाथ बटाए करता है, उसे हम क्या कहते हैं? असहभागी प्रेक्षण कहते हैं। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रयोगात्मक विधि में निम्नांकित में से किसकी कमी पाई जाती है? बाह्य वैधता की कमी पाई जाती है। आगे क्वेश्चन, जिस सर्वे में एक ही प्रतिदर्शन पर आवश्यकता अनुसार थोड़े थोड़े समय पर कई बार अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर साक्षात्कार सर्वे, डाक सर्वे, पैनवे सर्वे, दूरभाष सर्वे। तो क्या कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। और क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे को कम से कम समय में संपन्न किया जा सकता है? दूरभाष सर्वे, इसको कम से कम समय में किया जा सकता है। यदि कुछ वर्षों तक व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए कहा जाए तो आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे उपयुक्त समझेंगे? कौन सी विधि? ऑप्शन नंबर ब, कालानुक्रमिक या अनुदैर्ध्य विधि को हम चयन करेंगे। और क्या दिया गया है? प्रयोगात्मक अध्ययनों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं सबसे अधिक जटिल और पेचीदा होता है? कौन है? प्रयोगात्मक पूर्वाग्रह तथा प्रयोज्य पूर्वाग्रह। ये क्या होती है? सबसे जटिल यानी सबसे कठिन होती है प्रयोगात्मक अध्ययन में। आगे क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है? पूछ रहा है कि द्वंद्व क्या दिया? द्वंद्व प्रविधि क्या है? द्वंद्व प्रविधि क्या है? तो द्वंद्व प्रविधि क्या है? ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर इसका बताना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। जो क्वेश्चन आपको बताने हैं वो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो निम्नलिखित में से किसे मनोवैज्ञानिक अध्ययनों की विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता है? किसे नहीं शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक अध्ययन का स्वरूप प्रयोगात्मक होता है, इसे मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में शामिल नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है, इसे शामिल नहीं किया जा सकता है। और क्या दिया गया है आगे क्वेश्चन में? हमारे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि मान लिया जाए कि मोहन की बुद्धि लब्धि 70 है। ठीक है, मान लीजिए आपकी बुद्धि लब्धि 70 है और तथा सोहन की बुद्धि लब्धि यानी कि आपके भाई की बुद्धि लब्धि 140 है। तो इसके आधार पर हम निम्नलिखित में से किस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे?
ऑप्शन नंबर बी, सोहन की बुद्धि मोहन की बुद्धि से दोगुनी है। जो सोहन की बुद्धि है यानी कि आपके भाई की बुद्धि आपकी बुद्धि से दोगुनी है। ठीक है, सोहन की बुद्धि मोहन की बुद्धि से दोगुनी है, यानी कि आपके भाई की बुद्धि आपसे दोगुनी है, यानी कि 70 क्या होता है 140। और क्या दिया गया है कि व्यक्तियों को पुरुष तथा महिला में वर्गीकृत करना निम्नलिखित में से किस मापन का उदाहरण होगा। नाभिक या वर्गीकृत मापनी का उदाहरण होगा। कैलेंडर में दिखलाया गया दिन एवं फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस थर्मामीटर का मापन आदि को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। अंतराल मापन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे 100 यानी कि 100 से कम क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। तो आगे के क्वेश्चन आपको इसी तरह मनोविज्ञान के बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, हम बार बार सेकेंड ईयर बोलते जा रहे हैं क्योंकि आदत हो गई है। तो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, सब्जेक्ट जिनका मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखेगा ज़रूर। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।